अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे। पॉजिटिविटी फाइनली दिखाई दे रही है। सीमेंट सेक्टर के जो हम कह सकते हैं, इसके बारे में एक न्यूज़ है कि पर बैग इसके प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे 50 रुपीज़ एंड देयर अबाउट। तो इसका मतलब है कि एक मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ है सीमेंट सेक्टर के हवाले से। और सीमेंट सेक्टर के अंदर आज काफ़ी अरसे के बाद बाइंग देखी गई और इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक रिलक्टेंट दिखाई दे रहे थे जब मार्केट के अंदर। तो आज के दिन हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज इस पूरे वीक के अंदर अगर बात की जाए तो एक रिकवरी नोट अब हम देख रहे हैं ट्यूसडे के दिन से, और खासकर आज के दिन हमने बाइंग ज्यादा जो है कि एंथुजियाज्म इन्वेस्टर्स की जानिब से देखा है, तो दैट्स अ गुड साइन। आज की मार्केट में भी एक अच्छे नंबर्स जनरेट हुए हैं। 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर है। इट मींस के इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब की मार्केट जो हम देख रहे हैं, या फिर हम कह रहे थे कि काफी अरसे से बुल रन एक्सपेक्टेड है, तो वो एक्सपेक्टेशन फाइनली एक अच्छी तरीके से या फिर एक ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रही है। आईएमएफ टॉक्स के हवाले से भी 20th को दिस मंथ जो है वो टॉक्स स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर्ली। जो एक डिले था उसके अंदर वो भी काफ़ी हद तक अचीव हो जाएगा। 17th ऑफ दिस मंथ हम कह सकते हैं कि FATF की भी मीटिंग है, तो वहाँ पे भी ग्रे लिस्ट के हवाले से जो काफ़ी अरसे से क्वेश्चन मार्क्स है, तो वो भी अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ फेड हो जाए। तो आज के दिन ये एजेंडा डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,438.79 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 41,764.19, लोअर वाज 41,322.89 एंड फाइनली क्लोजर 41,730.16। अगर आप थोड़ा सा इसके जो है वो एक हम कह सकते हैं कि स्पैन देखें मार्केट का, तो तकरीबन इंट्राडे लो जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट दिखाई दिया, उसके बाद इंट्राडे हाई बना और उसके बाद क्लोजर भी इसी सिनेरियो में हुआ। इट मींस के मार्केट के अंदर एक अच्छी जानदार मार्केट दिखाई देती है। 291.37 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली 162.17 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। 20.48 का इजाफा देखा गया। 4.78 बिलियन रुपीस, जो कि डेली बेसिस पे यही दिखाई दे रही है। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.05 के डिक्लाइन के साथ। 1.42 पे क्लोजर। 21.55 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। ऑयल बॉय राइट शेयर्स हैं 1 रुपी का अपर लॉक। 2.01 पे क्लोजर रहा एंड 11.39 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। मैपल लीफ सीमेंट अगेन, जो कि सीमेंट सेक्टर के हवाले से न्यूज़ है। ऑयल भी लोकल मार्केट में इंक्रीज किया गया है और इस हम कह सकते हैं कि 20 डेज में ये थर्ड टाइम इंक्रीज था। 0.99 का गेन दिखा गया। 27.73 पे क्लोजर रहा। 10.23 का कारोबार रहा। ऑब्वियसली हम IMF के कंडीशन में तो ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज होना ये कोई एक सरप्राइज नहीं है हमारे लिए, जब तक सब्सिडी को हम बिल्कुल जीरो पे नहीं आ जाते, जो कि कल के इंक्रीज के बाद सब्सिडी जीरो हो चुकी है। तो दैट्स द थिंग कि अब हम IMF से टॉक्स कर सकते हैं और अब चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के हवाले से, जो कि इम्पॉर्टेंट है। टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से काफ़ी अर्से से बातचीत की जा रही है कि बजट का टैक्सेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा और जितने अब टैक्सेशन इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो क्या हम जो टारगेट सेट कर रहे हैं 7.2 ट्रिलियंस का, तो क्या वो काफ़ी है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ सेक्टर वाइज क्लीशेस होने चाहिए, पॉलिसीज़ होने चाहिए। हर सेक्टर के लिए एक डिफरेंट पॉलिसी रिक्वायर्ड होती है। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए हम कह सकते हैं वो सब एक्सपोर्ट तो सबके लिए ही एक होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए क्या जो अब पॉलिसीज बन रही हैं वो काफ़ी हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ फिक्स टैक्स रजीम के हवाले से मजीद आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि सैलरी स्लैब्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो कौन से सैलरी क्लास को कितना टैक्स देना होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमारे पास टैक्स एक्सपर्ट मौजूद हैं और डिफरेंट गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ सिद्दीकी साहब, आप बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़ीशान, आपसे क्या दिखाई दे रहा है? ज़ीशान, ये एक बजट जब पेश किया गया, एक तरफ से बड़ा ही इसे कहा गया कि ये टारगेटेड मिडिल क्लास और पुअर तबके को रिलीफ देने के लिए, और एक तरफ से अपोजिशन की तरफ से क्रिटिक्स किया गया कि बॉम्ब गिरा दिए और महंगाई हो गई और कैसा जो है वो ये सेटअप किया जा रहा है। सो प्लीज़ एक्सप्लेन कि ये जो एक परसेप्शन है वो क्या किस तरफ जा रहा है, अवाम के हवाले से भी और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बजट डॉक्यूमेंट, जब बजट की स्पीच हो रही थी, तो मुझे स्पीच जब मैं सुन रहा था तो मुझे ये ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ अ वेरी गुड बजट स्पीच, और इसमें
बहुत सारे ऐसे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिससे एक जो सैलरीड क्लास है उसको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा था, जो रिटेलर्स थे उनको भी एक रिजीम में डाला जा रहा था, जो कि एक बहुत अरसे से हमारी डिमांड भी थी कि उनके लिए कोई एक सेपरेट टैक्सेशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे उन्हें जो है कोई परेशानी ना हो। फिर इसमें एक और अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि जो जिसका ऑडिट एक दफ़ा हो गया तो अब 4 साल में उसका दोबारा ऑडिट नहीं होगा। 4 साल में यानी एक ऑडिट जो पहले भी आई थी कंडीशन और उसके बाद उस कंडीशन को जो है ख़त्म कर दिया गया। तो ये 3-4 अच्छी चीज़ें नज़र आती रही और वो ये भी नज़र आया कि कुछ ऐसे तबके को देखा गया है कि जो वो अपना जो है अपना वो कर रहे हैं सारा, उनके ऊपर जो अमीर है या जो अमीर तबका है उनको टैक्स नेट में लेके आया गया। न सिर्फ टैक्स नेट में लाया गया बल्कि इसके साथ साथ उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाया गया जिसको पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स भी कहा गया और बैंक्स के ऊपर भी जो है फर्दर टैक्स लगाया गया। तो ओवरऑल बजट स्पीच बड़ी एक बैलेंस्ड बजट स्पीच मुझे नजर आई। और इसमें जो एक अच्छी चीज थी वो ये कि जो इस वक्त एफबीआर का टारगेट है 7 ट्रिलियन का, 7,004 बिलियन का जो टारगेट है, ये बड़ा सोच समझ के रखा गया है कि इसमें किस तरीके से इसको रिकवर करना है और उसके पीछे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको देखा गया है कि हाँ उनको इस वक्त हम मजीद फर्दर टैक्स नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ नहीं गए, वो तो हमेशा से इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम हैं, उससे हटना है हमें। तो इस बजट में कुछ ऐसी चीजें की गई हैं कि जहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर इन्हिसार ऐसा नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। तो ओवरऑल स्पीच के हद तक अच्छा था। फिर जब फाइनेंस बिल आया तो उसमें कुछ चीजें ऐसी नजर आई कि जी कुछ टैक्सेशन के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर का रेट बढ़ा दिया गया, जो रेट इस वक्त 29% था उसको बढ़ा के, बैंक्स के लिए ज्यादा था, उसको 10% बढ़ा के 45% कर दिया गया। फिर जो 2% वो टैक्स लगा दिया गया जो 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा है। तो देखा तो आप नहीं समझते कि रिच पीपल को टारगेट किया गया? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था बात करने के लिए कि ओवरऑल जो पूरी इस बजट से पिक्चर नजर आती है वो ये नजर आती है कि जो ज्यादा कमाए वो ज्यादा टैक्स दे, और यही इक्वालिटी है, यही होना भी चाहिए कि जो जितना ज्यादा कमाए वो उतना ज्यादा टैक्स दे और जो जितना कम कमाए वो उस हिसाब से टैक्स दे। मैं इसमें हमारी तजवीज़ तो ये थी कि एक ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर में देखना चाहिए कि जब आप बात करते हैं कि टैक्सेस की जब आप बात करते हैं तो मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि टैक्सेस में इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और वो इक्वालिटी किस तरह से आती है कि आप या तो टैक्स रेट्स को इस तरह से रैशनलाइज रखें कि कोई टैक्स की चोरी ना करे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो इस बजट में मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था या मैं कुछ 2-3 सालों से मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए, शायद आगे आ भी जाए किसी टाइम पे, कि आप लो रेट फ्लैट टैक्सेशन कर दीजिए। इस वक्त आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की हुई है, ठीक है, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में होता ये है कि जब मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस हाईएस्ट ब्रैकेट की बात करते हैं, तो बिजनेस और सैलरी टैक्स पेयर से आप कहते हैं कि जी 35% दे दो, यानी 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 35 रुपए टैक्स दे दे। वो नहीं देगा, वो चोरी करेगा, क्योंकि वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है टैक्स की। उसकी वजह क्या है कि जिन आप चाहते हैं कि 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10% या 15% मैं अपनी रैशनल उसकी रीजन आइडियल है 10% टैक्स, लेकिन उसके पीछे क्या वजूहत है कि दुनिया में जहां हायर टैक्सेशन होते हैं तो वहां पे एजुकेशन फ्री होती है, वहां हेल्थ फैसिलिटी फ्री होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री होता है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ फ्री होती है, गारंटी करती है स्टेट। अनफॉर्चुनेटली हम चूंकि डेवलपिंग कंट्री हैं तो यहाँ पे ये सब चीजें हमें खुद अरेंज करनी पड़ती हैं। दो हम वेलफेयर स्टेट हैं, पाकिस्तान इज अ वेलफेयर स्टेट। हैविंग सेड दैट, हम उस अभी नहज पे नहीं पहुंचे कि जहां पे ये वेलफेयर की सारी चीजें हम कर सकें। कोशिश करते हैं, यकीनन देर आर, हम कोशिश हर गवर्नमेंट करती है अपने तौर पे, तो ये कोशिश हो रही है। तो मेरा हमेशा इसका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आप टैक्स रेट को इतना कम कर दीजिए कि किसी को भी टैक्स देते हुए तकलीफ ना हो। ज़िशान, जो आपने क्वेश्चंस किए मैं उसके आंसर्स आपसे ही लूंगी, लेकिन मैं अफीफ से जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। अफीफ, बजट के हवाले से बात हो रही है, एज बिजनेस कम्युनिटी क्या समझते हैं आप कि ये जो बजट दिया गया है ये कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज़ दैट कि अब आने वाले दिनों में कहा यह जाता है कि FPR या टैक्स जो है वो पीपल हमें बॉदर बहुत करते हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा उन्होंने साइडलाइन करने की कोशिश की है और ये कहा गया कि अगर आप टैक्स देते हैं तो ये नहीं होगा। इसके बारे में बताइए। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, आई डोंट बिलीव कि इससे
कोई बहुत ही हम बेहतर बजट एक्सपेक्ट कर सकते थे। इस सिनेरियो के अंदर जितना बेहतर बजट आ सकता था, आई थिंक ये उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो एक अच्छा बजट दे सकें। इसमें नो डाउट जो लोअर हमारी पॉपुलेशन है, जो लो पे ग्रेड पे है, उसको बहुत रिलीफ दिया है इन्होंने। जो एज फार एज इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके चलनी है, जो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है। रॉ मटेरियल के अंदर हर लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन है। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक ऑलरेडी टफ टाइम था, बट आई थिंक कि गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, नॉट ओनली टेक्सटाइल, ऑल दी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, उनको हम कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनको जो इस वक्त बिजनेस ऑपरेटिंग चैलेंजेस हैं उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। और सेकेंडली जो सबसे ज़्यादा इंसेंटिव देना चाहिए वो उन सेक्टर्स को देना चाहिए जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं बढ़ा सकते, पर हम इसके ऊपर ज़रूर काम कर सकते हैं कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसकी सब्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में लाएं। जैसे अभी एक हमारा एडिबल ऑयल का मसला चल रहा है कि इंडोनेशिया ने अपनी एक्सपोर्ट को कट डाउन कर दिया है। हम पाकिस्तान में मस्टर्ड सीड, जो सरसों का तेल है, हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम उसको थाईलैंड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक इसकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी कैनोला ऑयल से बेहतर है। तो हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें जो हमें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। अभी आप ऑलमोस्ट $3 बिलियन का जो है वो साल में एडिबल ऑयल और उसकी एडिबल ऑयल की सीड्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने लोकल से, जिसकी हमारी प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है, और हम इसको यूटिलाइज भी अच्छा कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा अगर हम इस तरीके की पॉलिसीज़। राइट, एडिबल ऑयल की आपने बात की है अफीफ, तो एडिबल ऑयल के हवाले से मसाइल तो सॉल्व हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फ़ोन किया है इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर को और ये चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। अब एडिबल ऑयल जो है वो नेक्स्ट वीक अवेलेबल होगा, जो कि एक इम्पोर्ट की बात हो रही है। और अगेन जो एडिबल के हवाले से अफीफ आप कह रहे हैं कि सीड्स हमारे पास मौजूद हैं, तो इतना तो काफ़ी नहीं है ना। आई थिंक 100 आउट ऑफ 10% हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, 90% तो हमें इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। नहीं तो हम इसकी अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो हम इसकी ग्रोथ को बढ़ाएं, जो हमारे पास ऑलरेडी ग्रो हो रहा है। जहाँ तक हम पाम ऑयल की बात कर रहे हैं या हम कैनोला, हमारी जो इतनी बड़ी वो है कोस्टल बेल्ट है, हम उसको यूटिलाइज करके exactly उसको यूटिलाइज करने की बातें भी हो रही हैं और पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं इसके ऊपर हम। अफीफ, ये भी आपने सही पॉइंट आउट किया है, लेकिन मिसमैनेजमेंट भी तो एक चीज़ होती है ना, जो पास्ट ईयर्स में हमने देखी कि हमारे पास वीट है, हमने एक्सपोर्ट कर दी, फिर हमारे पास डिमांड पुल हो गई और फिर हमें दोबारा जो है वो महंगे दामों इम्पोर्ट करके अपनी डिमांड को फुलफिल करना पड़ा। ये सारा इशू है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, एक सस्टेनेबिलिटी का इशू है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स चेंज हुई, नई गवर्नमेंट ने आके बहुत कोशिश की है, पर उनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जो लास्ट गवर्नमेंट ने डिसीजंस ऑलरेडी या कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर हम आज भी कोशिश करें तो हम अपनी इंपोर्ट्स को और कम कर सकते हैं। राइट, तो ठीक है। राइट, ज़ीशान साहब प्लीज़ ज़रा ये बताइएगा कि आपने खुद ही पॉइंट आउट किया था, मैं वो क्वेश्चंस पूछ लूँ पहले फिर आगे चलती हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जो कि वेस्ट ऑब्वियसली जब टैक्स लेते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करके वो एक रिटर्न करते हैं। यहाँ पे रिटर्न अभी एज सच नहीं मिल रहा। सो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में चलें, अब थोड़ा सा लेट द पास्ट इन द पास्ट, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अगर ऐसा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए एक सेंसिटिव इकोनॉमी को संभालने के लिए ज़रूरी भी है, आप समझते हैं कि अब अगर वो डिसीजंस लिए जाएं या बहुत देर कर दी है हमने? नहीं, देर कभी नहीं होती। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। आपके प्रोग्राम्स में कई दफ़ा ये डिस्कस हुआ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमें वो उन लोगों को उस जगह पे लेके आना पड़ेगा कि जो उस चीज़ के चैम्पियंस हैं। हमें अगर कोई हेल्थ की फैसिलिटी में लेके आना है तो हमें उसी फील्ड का बंदा लेके आना है। हमें अगर कोई कॉमर्स साइड पे किसी को लेके जाना है तो उसी साइड का लेके जाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं हमेशा इसे ही समझता हूँ कि अगर आप टैक्स रेट को रैशनलाइज रखेंगे, लाइक फॉर इंस्टेंस मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि अगर हम 10% टैक्स रेट पे लेके जाते हैं जी, तो जो 100 रुपए कमा रहा है वो भी 10 रुपए देगा और जो 10 रुपए कमा रहा है वो 1 रुपया देगा। इस तरीके से हो गई कि इक्वालिटी हो जाएगी कि जो जितना भी कमा रहा है वो उसी रेशो में टैक्स देगा। और फिर उससे, और जितना कम टैक्स रेट होगा उतनी अंडर इनवॉइसिंग कम होगी, उतनी स्मगलिंग कम होगी, उतनी आपकी इकोनॉमी में जो है ना, यानी जो आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसमें इजाफा होगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे न सिर्फ
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस वक्त सोचने की ज़रूरत है, बल्कि ऑब्वियसली एफबीआर जहाँ दूसरी चीज़ें सोचता है तो सिमुलेशंस अपनी रन करे और अपने साथ उन टेक्निकल लोगों को बिठाए कि जो इन पे इसको डेटा बना के दे सकते हैं, और ट्रायल एंड एरर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इस पर प्रोग्रेस, कुछ पॉपुलेटेड डेटा पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। और आई एम श्योर कि जब आप टैक्स रेट कम करेंगे तो हर आदमी कहेगा हाँ यार ये कम टैक्स रेट है, ये दे देना चाहिए। लेकिन आप जहाँ टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो फिर वहाँ टैक्स चोरी होती है। अब आ जाइए बात कि क्या जो अभी जैसे बात की अफीफ ने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की, तो आई वुड लाइक टू गिव माई 2 सेंस ऑन इट कि यकीनन इस पूरे बजट में मुझे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हमने ऐसे कोई इंसेंटिव नहीं दिए अपनी लोकल सेक्टर को कि जहाँ पे आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर सकें। ऑल्दो तकरीर का पार्ट था ये कि हमें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे जाना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास अब चॉइस नहीं है। $75 बिलियन की हमारी इम्पोर्ट होगी, अगले साल $71 बिलियन अचीव कर जाएंगे, मुझे उम्मीद है। $4 बिलियन का विंडो है इनके पास। तो जब इम्पोर्ट आपका $75 बिलियन है और आपकी एक्सपोर्ट $32 बिलियन के, गैप बहुत बड़ा है, उस गैप को कम करना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की और एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी ऑब्वियसली ज़रूरी है। आप समझते हैं कि ये तो बिजनेस कम्युनिटी का काम है ना कि वो हाईलाइट करे कि कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है वो क्या डिमांड है और इस डिमांड को किस क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फुलफिल करना है। अगर कोई हम ईटेबल थिंग्स हैं, कोई चिप्स है, कोई इस टाइप की चीज़ें जो हम यहाँ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो कोई ऐसा उसकी क्वालिटी को मेनटेन करते हुए कोई ऐसी चीज़ मार्केट में आए जिसकी वजह से वो ज़्यादा हिट हो जाए। देखिए, हमारा इस वक्त जो फोकस होना चाहिए वो वैल्यू एडिशन के ऊपर होना चाहिए। हम बेसिक चीजें ना बना के एक्सपोर्ट करें, रॉ मटेरियल, हम वैल्यू ऐड करें उसमें, और वैल्यू ऐड करके मैं आपको मैंने छोटा सा भी पेपर के लिए रिसर्च कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि जी हलाल प्रोडक्ट्स, मैं आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूँ, हलाल प्रोडक्ट्स दुनिया में जो उसका एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो $3 ट्रिलियन का है, $3 ट्रिलियन। और जो उसमें फूड और कमोडिटीज, फूड और फूड कमोडिटीज जो है उसकी जो एक्सपोर्ट है वो $415 बिलियन की है, और वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज कर रहे हैं। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट होता है दुनिया में वो ब्राजील कर रही है, नॉन मुस्लिम कंट्री। दूसरे नंबर पे इंडिया कर रही है, नॉन मुस्लिम कंट्री। तीसरे नंबर पे यूएसए कर रही है, नॉन मुस्लिम कंट्री। अमेरिका एंड अर्जेंटीना, हलाल सर्टिफाइड हलाल मीट। और इंपोर्ट कर कौन रहा है? सऊदी अरेबिया, मलेशिया, यूएई, इंडोनेशिया और इजिप्ट। ये वो 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो नॉन मुस्लिम है और 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो आप ये देखिए पोटेंशियल कितना ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो $26 बिलियन की है तकरीबन, इस साल की जो अभी तक हुई है। दूसरे नंबर की एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट $2.5 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर की एक्सपोर्ट चावल $2 बिलियन के करीब आ रही है। तो आपने देखा कि 2 साल में आईटी ने ओवरटेक कर लिया आपकी तमाम एक्सपोर्ट्स को। आईटी का पोटेंशियल आप ही के प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था कि $50 बिलियन का एक पोटेंशियल है, बिल्कुल हो सकता है। $10 बिलियन तो अगले 2 साल में है। तो आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि आप जहां एग्रो बेस्ड हैं वहां जोन्स कर लीजिए। जोनिंग करने के लिए, जोन करने के बाद वो जो एरिया और जोन है उसकी इंडस्ट्री उसी जोन में होनी चाहिए। अगर वो इंडस्ट्री कहीं बाहर जोन में लगी, सवाल ये पैदा होता है कि अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। हुकूमत की समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोशिशों के नतीजे में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन से इल्हाक़ हो गया है, जिससे समंदर पार पाकिस्तानियों के कागजात की तस्दीक में आसानी पैदा हो जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान सूफी साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस कन्वेंशन का हिस्सा बनने से जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनके लिए क्या आसानियां पैदा होंगी? बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो हमारे भाई समुंदर पार पाकिस्तानी हैं जो यहाँ से जाते हैं, जो टेम्पररी भी अगर जाते हैं, तो उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी उनको पहले बहुत एक मुश्किल मरहलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बाहर की जो हुकूमतें हैं, जो ममालिक हैं, वो उनसे मुख्तलिफ किस्म की ऑथेंटिकेशंस करवाने का रिक्वेस्ट करती थी, जो कि उनके लिए ना सिर्फ कॉस्टली होता था बल्कि उनका टाइम भी बहुत ज़ाया होता था। तो अब इस कन्वेंशन को जो हमने, अपोस्टल कन्वेंशन को जो हमने रेटिफाई कर दिया है,
तो इसके थ्रू जो जितने भी इसके सिग्नेटरीज हैं, जो तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, वो अब हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपने नोटरीज के थ्रू और उनको ऑथेंटिकेट करेगा, तो वो वहाँ पे वैसे ही एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो उसमें उनको किसी किस्म का एक्स्ट्रा कोई काम करने की, कोई ऑथेंटिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनकी एक स्पेशल इसमें बहुत काविश थी कि जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई कर दिया है, और अब विद इन 6 मंथ जो है ना, ये हमें हेग से इसकी अप्रूवल आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बिला किसी प्रॉब्लम के फेस किए हुए, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को हैं वो बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा सलमान सूफी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आम पब्लिक नोटरी जो है उसकी भी तस्दीक को तस्लीम किया जाएगा? ये इसमें स्पेशल नोटरीज जो हैं वो नोटिफाई करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बेस्ड ऑन उनकी जो क्वालिफिकेशन और बेस्ड उनकी कहाँ पे लोकेशंस हैं, ताकि हर शहर में वो नोटरीज मौजूद हों, और फिर वो नोटरी स्पेशली उनके पास पावर होंगी कि वो अटेस्ट कर सकें उन डॉक्यूमेंट्स को जो कि वेरीफाइबल हैं, और फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी वो जब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनको लेके जाएंगे, तो वो फिर उन कंट्रीज में जो इस कन्वेंशन की मेंबर हैं वो वहाँ पे उसी तरह एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सूफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह, आपके वक्त के लिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी अपोस्टाल कन्वेंशन से इल्हाक हो गया है, जिससे समंदर पार पाकिस्तानियों के कागजात की तस्दीक में आसानी पैदा हो जाएगी। ये थी PTV से ताज़ा तरीन। की पहली किरण के साथ पाकिस्तानियों के नाम आगाही का एक पैगाम। मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में कारीन को आगाह करना है, ताकि कारीन करें हर नई सुबह का आगाज। पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच कामयाबी के मुसलसल 11 साल पूरे कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच आपको न सिर्फ मकामी, सियासी, तिजारती, खेलों की खबरों से आगाह रखता है, बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें भी तरजीही बुनियादों पर छापता है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी सब्सक्राइब करवाएं, जबकि दौरे जदीद के ऐन तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप मेट्रो वॉच को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर समेत इसकी वेबसाइट www.metrowatch.com.pk पर भी विजिट कर सकते हैं। आई थिंक कि जो अब जैसे वो पेट्रोल के ऊपर बहुत बात चल रही है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस पेट्रोल का बॉम्ब गिरा दिया, बॉम्ब गिरा दिए। अगर ये लास्ट गवर्नमेंट जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज हो रही थी, अगर हम वो प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते तो आज ये बॉम्ब नहीं गिरता हमारे ऊपर। हमारी इकोनॉमी उसको उसी हिसाब से उस प्राइस इंक्रीज को एब्जॉर्ब कर लेती। लेकिन अब 90 रुपीज़ का एब्जॉर्ब करना विद इन अ मंथ इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी इकोनॉमी, नॉट ओनली पाकिस्तान बट एनी इकोनॉमी, जहाँ पे आपकी 40-45% प्राइस पेट्रोलियम की इंक्रीज हो जाए। लेकिन your electric cost is directly related to this. Exactly. और एक बड़ी अच्छी बात हुई कल जब फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब ये अनाउंसमेंट की कि पेट्रोलियम प्राइसेस अप हो रही हैं, और जाहिर सी बात है 20 दिन में तीसरी बार जो है वो बढ़ाई गई, तो ये एक अजीब सी भी बात लगती है। खुद से भी फील होता है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा सोचा जाए तो इसके फ़ौरन से उन्होंने जो है वो इंसेंटिव्स की भी बात की, और आटे के ऊपर और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर इंसेंटिव भी साथ साथ अनाउंसमेंट उसकी भी की गई। तो दैट्स रियली अ गुड जेस्चर कि ये सामने हम कह सकते हैं कि ये ऐसे दिखाई देता है कि आपने एक तरफ पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी क्योंकि ये हमारी कंडीशन है, ये IMF की कंडीशन है, हमें इसे फुलफिल करना है और इसी के थ्रू हमें चलना है, ये हम बाउंड है इसमें। लेकिन दूसरी बार ये कि हम एक तरफ से गरीब तबके को, वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिनकी सैलरीज लो हैं या लो ग्रेड हैं, तो उनके लिए इंसेंटिव दिया गया ताकि वो सोचें कि हाँ भाई हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। ज़ीशान साहब मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि एक तरफ इतने सारे सेंसिटिव चीज़ें, नेगेटिविटी और सब, इकोनॉमी की सूरत हाल बुरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका बन जाएगा, बड़ा क्रिटिक्स है, और दूसरी तरफ अपोजिशन का मजाक उड़ाना कि देखा इकोनॉमी नहीं संभल रही, देखा ये हो गया।
लेकिन What's your पोलराइज हो गई है हमारी जो पॉपुलेशन है ना, बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई हुई है सर। और एक दूसरे पे हमारा काम जो भी दो साइड्स कर लें आप, उनका काम है कि एक दूसरे को, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। कोई तरक्की कर रहा है तो उसका पैर खींच लेते हैं, ये एज अ नेशन हमारे अंदर है। लेकिन मसला ये है कि यही चीज़ अब पॉलिटिक्स में भी हो गई है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो हमें उसको कहीं ना कहीं उसको खींचना होता है नीचे। तो ये चीज़ तो एक, यानी सियासी तौर पे तो ये चलती ही रहेगी, लेकिन नंबर्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जब आप कोई अच्छी चीज़ करने जाते हैं उसका रिजल्ट फौरन नहीं आता, उसका रिजल्ट आने में कुछ वक्त लगता है। फॉर इंस्टेंस, अब सैलरी पे टैक्सेशन की बात होती है, तो अब इन्होंने 1 लाख रुपए तक जो महीने की कमा रहा है, तनख्वाह कमा रहा है, उसके ऊपर 0 टैक्स कर दिया। मतलब साल के 12 लाख रुपए हैं तो साल के 12 लाख रुपए पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये चीज़ ये 2018 में भी करके गए थे, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ही किया था। लेकिन फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस 12 लाख को 6 लाख कर दिया। तो ये एक अच्छा जेस्चर है उनकी तरफ से कि कहीं ना कहीं उस एक मिडिल क्लास के लेवल पे जो भी कमा रहा है उसको टैक्स में बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। ओवरऑल भी जो टैक्सेशन में जो इन्होंने स्लैब्स, अब पहले 12 स्लैब्स थे, अब उसे कम करके 7 स्लैब्स में ले आए। तो मेजॉरिटी लोगों को जो सैलरी पे टैक्स पेयर हैं उनको ज़्यादातर फ़ायदा होगा, माँ सिवाय कुछ टैक्स ब्रैकेट्स के जहाँ पे उनको हायर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो उनके एग्जिस्टिंग टैक्स से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैलरीड क्लास हैज़ बीन केटर्ड वेरी वेल इन दिस बजट। सो आपका टेक होम बढ़ जाएगा और ऑब्वियसली इसी तरीके से जो भी सैलरी कमाने वाले लोग हैं टेक होम बढ़ जाएगा, तो उनकी कुव्वत खरीद बढ़ेगी। तो एक तरफ अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये स्टेप उसको काउंटर कर रहा है कि उस इन्फ्लेशन के कॉस्ट को ये टेक होम बढ़ने से आप काउंटर करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वी कैन नॉट बिकम श्रीलंका, इंशाल्लाह हम नहीं जाएंगे उस तरफ, लेकिन ऑब्वियसली बातें हो रही हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कौन से ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे हम ये बच जाएं। इस गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस लेना शुरू कर दिए हैं, तो कम से कम एक चीज नजर आ रही है कि कोई टफ डिसीजंस हैं। दीज आर वेरी टफ डिसीजंस। यानी ये पेट्रोल पिंच करता है, और पिंच अगर कोई ज्यादा मजे की कमा बात भी है, रहा है, कुछ चैनल इससे रेटिंग भी बहुत उठाते हैं ना कि अब ये हो गया, अवाम गिरा दिया, ये भी बड़ा एक अजीब मामला है। मैंने आपसे वही बात की ना, जो पोलराइजेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वो पोलराइजेशन है। हमें इकोनॉमी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जितने भी जो आपके थिंक टैंक्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेट करते हो, हमें एक ये जरूर डिसीजन लेना चाहिए अभी किसी भी वक्त कि आपने इकोनॉमी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, क्योंकि इससे ये डिसीजंस लेना टफ होते हैं। और जब ये डिसीजंस लेना टफ होते हैं तो एक गवर्नमेंट ने नहीं लिए उस वक्त, और अब एक गवर्नमेंट ले रही है इस वक्त, तो इस गवर्नमेंट के ऊपर सारा का सारा मलबा गिराया जा रहा है। ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं कि एज पॉलिटिकल इस पर तो बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन एज प्रोफेशनल जब आप इस पर बात करेंगे तो आपको इकोनॉमी के ऊपर कभी भी कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। और इकोनॉमी को, क्योंकि इससे आपकी जो पॉपुलेशन है ना वो डायरेक्टली हिट होती है, राइट, और डायरेक्टली सफर करती है। और कहा यह जा रहा है कि चलें जी सियासत के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो ये एक्चुअली इट्स अ गुड साइन कि अब पाकिस्तान के लिए काम होगा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,39,800 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,19,860 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड पर 1820.36 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 114 रुपीज पर बैरल। हम कह सकते हैं कि 114 रुपये डॉलर, इट मीन्स कि यहाँ पर एक अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है, काफ़ी अरसे बाद ये कमी देखी गई है। ऑयल ब्रांड क्रूड पर बैरल 117.1 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले 216 रुपीज़ में बाइंग देखी गई यूरो की, 218 रुपीज़ सेलिंग। यूके पाउंड बाइंग रही 251 रुपीज़, सेलिंग वॉज 253.5। US डॉलर बाइंग रही 206.5, सेलिंग वॉज 208.5। चाइनीज यान बाइंग रही 30.83, सेलिंग वॉज 31.08।
सऊदी रियाल बाइंग रही 55.2, सेलिंग वाज 55.7, यूएई दिरहम बाइंग एट 56.2, सेलिंग वाज 56.8, कुवैती दिनार बाइंग रही 673.22, सेलिंग वाज 678.22, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 538.33, सेलिंग वाज 542.83। ये था आज का फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। एक अच्छी बात ये है कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइस जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कल तक के दिन हम कह सकते हैं कि 122 एंड 120 पे दिखाई दे रहे थे क्रूड एंड ब्रेंट। इट मींस कि आज के दिन 117 एंड 15, इट्स अ गुड साइन। और ऑयल प्राइसेस जैसे जैसे कम होंगे तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जिशान साहब भी मौजूद हैं, अफीफ साहब भी मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी है। तो जिशान साहब, पॉलिटिकली आपने जो है वो कॉर्ड प्रेस किए हैं, तो हम उसको थोड़ा साइड करते हैं, लेकिन डॉलर की जरा प्राइस देखी जाए, पाकिस्तान में रुपये की डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस देखी जा रही है। ऑफ कोर्स हमारे पास रिजर्व्स अभी कम हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, लेकिन साथ साथ हमें क्या ट्रिगर्स आप समझते हैं कि वैल्यू एडिशन आपने एक अच्छा पॉइंट आउट किया, आपने एक्सपोर्ट को पॉइंट आउट किया, मज़ीद कुछ ऐसे ट्रिगर्स चाहिए जिसकी वजह से फ़ौरन एक पंच हो? देखिए, जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि हमें इकोनॉमी के ऊपर हमारा अब फोकस होना चाहिए, और फोकस ये है कि हाउ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पे आपका कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आप ज़्यादा रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं, वो आईटी सेक्टर है। आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए ऑब्वियसली, या लैपटॉप चाहिए, और आपको टेक्निकल लोग चाहिए कि जो उससे काम कर सकें। और सॉफ्टवेयर, आप ये देखिए, आईटी का एक्सपोर्ट 2 साल पहले आज से $1 बिलियन पे भी नहीं था। आज हम टारगेट कर रहे हैं कि जून में हम करीबन ऑफिशियली $3 बिलियन के एक्सपोर्ट पे आ जाएंगे, अनऑफिशियली इससे ज्यादा है बाय द वे। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका तो फोकस ही फिर आईटी पे होना चाहिए। आपकी देखिए, मैं अभी कल एक इटालियन रिसर्च फर्म की एक किताब देख रहा था, मुझे हमारे एक दोस्त ने भेजी, और मैं ये देखकर हैरान था कि उसमें जो एज ब्रैकेट लिखी हुई थी 0 to 14 ईयर्स, पाकिस्तान में इस वक्त हमारी आबादी जो है वो 30% है, और 14 से लेकर 30 साल की आबादी जो है अनदर 30% है। तो 62% आबादी आपकी 30 साल से नीचे है, 30 ईयर्स से नीचे आपकी 62% आपकी वो डायरेक्शन एक्चुअली है। डायरेक्शन के अलावा आप उन्हें इन कामों पे लगाएं, पॉलीटेक्निक्स खोल के दें, उनको स्किल्स सिखा दें। जब आप उन्हें स्किल्स सिखाएंगे तो आप ये देखें वो खुद कमाने लगेंगे, और जब वो खुद कमाएंगे तो एक घर में अगर 3 या 4 लोग कमाने लगेंगे तो ये इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी, रादर देन कि आप उन्हें मोबाइल लेके मीम्स बनाना सिखाएं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि टिकटॉक को बंद कर दें प्लीज। एग्जैक्टली। अफीफ प्लीज आप भी कमेंट करें कि एफएटीएफ की अनाउंसमेंट है 17th ऑफ दिस मंथ, एंड आईएमएफ के हवाले से भी टॉक्स हैं, तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर प्लीज बताएं। देखिए, आईएमएफ की जहाँ तक बात करें तो गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप्स ले चुकी है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम गवर्नमेंट कोशिश कर रही है मैच करने की। उसमें हम सबसे बड़ा इम्पैक्ट देते हैं तो ऑयल प्राइसेस पे ऑलरेडी आ चुका है, और अभी जो पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हम मजबूर हैं कि आईएमएफ की और एफएटीएफ की जो भी बातें हैं हमें माननी पड़ेंगी। तो इन शॉर्ट टर्म हमें ये बिल्कुल करना पड़ेगा जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है। लॉन्ग टर्म पे हमें बैठना चाहिए, एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी बननी चाहिए कि ये 10 साल का इकोनॉमिक प्लान है, हम चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए हम इस प्लान को नहीं छेड़ सकते। जो हमारे टैक्सेस हैं, जो हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो हमारी फ़िलहाल जो इकोनॉमिक हालात हैं उसको कम करने के लिए आई बिलीव कि जो हमारा 25% ऑफ आर इम्पोर्ट्स आर ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम उसको किस तरह कम कर सकते हैं, 30% के करीब है आई गेस। तो हम उसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरह इम्प्रूव करके इमीडिएटली हम किस तरह बहुत सारे प्राइवेट सिटीजन सिंध के अंदर तो कर लिया गया ये स्टेप, बसेस आ चुकी हैं अभी 50 जो प्राइवेट सिटीजन हैं उन्होंने खुद बहुत से स्टेप्स लिए। आप देखेंगे फेसबुक वगैरह में कार पूल के पेजेस बन गए, पीपल आर गोइंग टुगेदर टू ऑफिस। ऐसे हम स्टेप्स एट गवर्नमेंट लेवल, नेशनल लेवल पे भी लें। चाहे हम फैक्ट्रीज को बोलें कि आप 5 दिन काम करें, आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दें, पर 2 दिन जो आप एक दिन जो सैटरडे है फॉर एग्जांपल, उसमें जो मेरे कम्यूट का जो मेरा ऑयल कंज्यूम हो रहा है, अगर वो भी बचेगा तो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी राइट नाउ विच इज़ इन वेरी डीप ट्रबल। तो हमें ऐसे जो है वो ज़्यादा पॉलिसीज भी लानी चाहिए जिसके अंदर हमें इंस्टेंट हमें रिलीफ मिले हमारी इम्पोर्ट से रिलेटेड।
ताकि हमारा जैसे ही ये हमारे डॉलर डेप्रिसिएशन पाक रुपीस की डेप्रिसिएशन कम होगी तो आप देखेंगे जो हमें डॉलर में रीपेमेंट करनी है, जो डेट सर्विसेज है, जो इस दफ़ा के बजट में अराउंड 4 बिलियन के आसपास आए, जो सिर्फ डेट सर्विसिंग है, हमारा अगर डॉलर पाक रुपीस जो है अप्रिशिएट होता है तो ये कम होगा, ये ऑटोमेटिक कम होगा। right. तो वी हैव टू रियली फोकस कि हम अपने डॉलर को कैसे कंट्रोल करें और हम अपने इंपोर्ट्स को किस तरह कंट्रोल करें। राइट तो ये थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ज़ीशान, आप समझते हैं कि इतने बुरे हालात, इतना वर्स्ट टाइम हमने आज से पहले कभी देखा होगा? 75 साल, क्योंकि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं एक देखिए मैं इस प्रोफेशनल लाइफ मेरी जो है तकरीबन 25 साल की, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें देखता आ रहा हूँ और इसमें मैं ये देखता आ रहा हूँ कि हर साल नए नए चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये हमने ऐसी सिचुएशन या इतनी परेशान कुन सिचुएशन बहुत कम देखी है। लेकिन ऑब्वियसली चैलेंजेस हमेशा से आते रहे। जहाँ पे अभी ऑयल की बात हो रही थी, अब हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, हम हमेशा आपके प्रोग्राम से बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो बिजनेसेस चलाए, गवर्नमेंट का काम ये है कि वो फैसिलिटीज दे दे, पॉलिसीज दे दे, बिजनेसेस जो है वो एंटरप्रेन्योर्स चलाते हैं और वो काम उन्हीं का है। अगेन, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब तक इस पे हमारा फोकस नहीं होगा और हम मेड इन पाकिस्तान और मेक इन पाकिस्तान पे फोकस नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, ये चीजें ठीक नहीं होंगी। एक, विल होनी चाहिए, दूसरी आप उसके पीछे मेहनत करें, तीसरा आप लोगों को कलेक्टिव विजडम के साथ जाइए, और चौथा फिर ये है कि उसको एक्सिक्यूट प्रॉपर्ली कीजिए। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे पास 20 साल 25, पहले हम जब सोशल स्टडीज पढ़ते थे स्कूल में तो वो 25 ईयर्स प्लान, 20 ईयर्स प्लान, 5 ईयर प्लान पढ़ते थे। अब तो वो मुझे नजर ही नहीं आता। कराची का मास्टर प्लान हम कई सालों से सुन रहे हैं कि बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, आई डोंट नो। ट्रांसपोर्टेशन, यस, कारपूल बहुत अच्छी सजेशन है कि आप अब अगर मैं एक गाड़ी में अकेला जा रहा हूँ और उसी एरिया में जा रहा हूँ जहाँ दूसरे 2-4 लोग भी जा रहे हैं, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, वी नीड टू कंजर्व फ्यूल, वी नीड टू अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरफ जाने की ज़ीशान साहब, हमारे पास CPEC मौजूद है, उसके बावजूद अभी हम थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि CPEC जैसे गेम चेंजर मौजूद है और फिर भी हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन को भूल गए या ऐसे हालात में चले गए। मैं इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को इसलिए ठहराता हूँ कि नीयतें हमारी शायद सही नहीं रही हैं। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज, यानी CPEC अगर सही मानों में इम्प्लीमेंट हो जाता या हो रहा होता तो आज हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में बात कर रहे थे। आज गवर्नमेंट ने जो 2-2.5 हज़ार रुपए का डेफिसिट, 2-2.5 बिलियन डेफिसिट का जो बजट दिया है वो नहीं दे रही होती, आज हमारे लोन्स जो हैं वो पे हो रही होती। अगेन, हम किन कम रिसोर्सेज से कितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं, हमारा इस वक्त फोकस एज अ नेशन ये होना चाहिए। और उसके ऊपर, यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो, हमें एजुकेशन इमरजेंसी लगानी चाहिए कि भाई हमें ये ट्रेन करने हैं IT प्रोफेशनल्स, हमें इन IT प्रोफेशनल्स को ट्रेन करके वैल्यू एडिशन करनी है। और ये हमारे मुल्क के लिए, आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो $125 बिलियन इसी एक्सपोर्ट से कमा रहा है, आप कितना कमा रहे हैं? $2.5 बिलियन। We have just started, I guess. I mean, ऐसा नहीं है कि हम we have just started. There are opportunities. We need to grab them, and we need to grab them with both hands. Right. IT के ऊपर हमें एक इंडिविजुअल प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी अफीफ से मैं लास्ट कमेंट ले लूँ। अफीफ, इंटरनेशनल इकोनॉमी काफ़ी इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है। अगर थोड़ा सा हम स्टॉक मार्केट्स को ही देखें, इंटरनेशनल मार्केट्स को, तमाम डिक्लाइनिंग नोट पे, या फिर वो जो ग्रुप्स जो बहुत बड़े हैं जिनके शेयर, चाहे हम आईफोन या डिफरेंट उनकी बात करें, बिग गन्स की बात करें, तो वहाँ भी जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग एक ट्रेंड देखा जा रहा है। इसके बारे में बताएं कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा फिनोमिनल एक मसला बन गया है। देखिए, वर्ल्ड वाइड ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर इकोनॉमीज जो हैं वो प्रॉब्लम में। उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो आपका जो कोविड का इम्पैक्ट है, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। फिर आपकी जो यूरोप को इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, वो एक अलग है। सेकेंडली, जो आपके फ्यूल प्राइसेस हैं वो दुनिया में हर जगह इंक्रीज हो रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर प्राइसेस। आपकी फ्यूल प्राइस बढ़ेगी, आपकी इन्फ्लेशन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और फोर्थ,
जो है वो है आपकी जो हम एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर्स यूज कर रहे होते हैं, जो कंटेनर्स की प्राइसेस में Freight. इंक्रीज आया फ्रेट के अंदर, दैट इज अनबिलीवेबल. मतलब इन लास्ट 2 years यू कैन सी फ्रेट इंक्रीज ऑफ 10x, मतलब 10 गुना बढ़ गया वो फ्रेट. अब उसका इम्पैक्ट जो आपकी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएस है, यूरोप है, यूके है, कनाडा है, इनके ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज वो लोग जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं हाई वैल्यू एडेड आइटम्स की, और जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ हैं वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे खाने का है, पैकेजिंग है, ये सारी चीज़ें इनके पास इंपोर्ट हो रही होती हैं, एंड दे आर एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू आइटम्स. तो उनके थोड़ा सा स्मार्टनेस की जरूरत है, बैलेंस right? ऑफ पेमेंट एडजस्ट नहीं होता, पर लेकिन जो उनको एक्सपेंस हो रहा है वो Okay. उसको नहीं कर पाए. तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ऑब्वियसली कम हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स नॉट Well, ओनली पाकिस्तान प्रॉब्लम. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच अफीफ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच जिशान साहब, तशरीफ लाए. ओवरऑल आज के दिन हमने कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करने की कोशिश की हैं जिसके अंदर एक वैल्यू एडिशन की बात, वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है. साथ साथ हमें रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ भी जाना है, हमें सीखने की ज़रूरत है. वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो आगे निकल गए, उनके पीछे क्या राज था और पाकिस्तान उसे कैसे कॉपी कर सकता है. तो ये अगर हम कर लें थोड़ा सा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी. दैट्स ऑल. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.